हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एनसीईआरटी मास्टरी पे। आज हम लोग साइंस के सैंपल पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। जस्ट डेफिनेटली सैंपल पेपर को कोशिश किया जाएगा पूरा सॉल्व करने का, ठीक है ना। एक एक क्वेश्चन, क्योंकि न्यूमेरिकल्स भी होंगे और सीरीज भी होंगी, ट्राई किया जाएगा कि पूरी तरीके से इसको सॉल्व किया जाए, ठीक है। सो एज यूजुअल मुझे लग रहा है कि अ वीक हुआ होगा, एक सप्ताह हुए होंगे कि जहाँ पे सैंपल पेपर लॉन्च किया गया सीबीएसई के साइड से। आप देख सकते हो कि यहाँ पे सैंपल पेपर क्लियरली गिवन है कि साइंस कोड नंबर 086 क्लास 10 के लिए 2025 और 26 का क्या है हमारे पास सैंपल पेपर है। 25 और 26 का क्या हमारे पास सैंपल पेपर है। अगेन सब कुछ यहाँ पे गिवन है, ठीक है। बड़ा इंटरेस्टिंग सा ये सैंपल पेपर इस बार दिया गया, ठीक है ना। पिछले कई सालों से सैंपल पेपर को देखा जा रहा था, ठीक है ना, लेकिन इस बार जो दिया गया बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है ना। और कहीं ना कहीं ये भी कह सकते हो कि जितने लोग क्लास 10th में है उनको थोड़ा सा प्रिपेयर और अवेयर होने की जरूरत है, ठीक है ना। जैसे कि बहुत सारी चीजें सुनने में आई है कि 2 बार बोर्ड एग्जामिनेशन होगा, तो ये होगा वो होगा, तो लोग काफी ज्यादा नॉर्मलाइज हो चुके हैं, बहुत नॉर्मल हो चुके हैं कि ठीक है यार हो जाएगा कर लेंगे। लेकिन ये सैंपल पेपर देख के ना आपको सच्ची में आइडिया लग जाएगा कि नहीं भाई, थोड़ा सा और मेहनत की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मेहनत अभी बहुत कम है। अगर आपको लग रहा है कि यू आर डूइंग वेरी गुड इन दैट वन, तो फिर आपको हमें थोड़ा और मेहनत करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, क्योंकि अब भी इस सैंपल पेपर को आपको देख के लग जाएगा कि यार कॉन्सेप्ट, यानी कि कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन कितने ज्यादा हैं, कितने ज्यादा कॉन्सेप्ट क्वेश्चन पूछेगा। सीधा सीधा केस बेस्ड क्वेश्चन, हर एक एमसीक्यू से लेके लास्ट तक सिर्फ केस बेस्ड दिखेगा। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ही नहीं रहा है, यानी कि ये नहीं पूछा कि डायरेक्ट मतलब पर्टिकुलर पूछ रहा है ओम्स लॉ का डेफिनेशन बता दो या समथिंग, तो ऐसा नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन तो है ही नहीं। हर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं ट्विस्ट, थोड़ा सा मतलब कहते हैं ना चेंज करके प्रोवाइड करने वाला। अरे कि हर क्वेश्चंस में आपको कुछ ना कुछ नया दिखेगा, कुछ समझ आएगा कि भाई ये क्या है, ये क्या है, इससे कैसे कर सकते हैं। यानी कि अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखा है तो ये चीजें हो पाएंगी, और नहीं तो चीजें फंस जाएंगी, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि अपना जो अटेंशन लेवल है थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। इतना सिंपल तरीके से चीजें नहीं होने वाली है, ये सिंपल ऊपर बहुत सारी चीजें समझा दिया, ठीक है ना। तो चलो केमिस्ट्री और बायोलॉजी को तुम बिल्कुल टच नहीं करने वाले हैं, ठीक है ना, सीधा टच करने वाले हैं फिजिक्स को, ठीक है। या फिजिक्स को फिगर आउट कर देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है, कैसे क्वेश्चन आए हैं। जो आप लोगों ने पढ़ा है, जितना मैंने पढ़ाया है आप लोगों को, ठीक है ना, आप उसको जाहिर सी बात है लेक्चर्स देख ही रहे होंगे, ठीक है ना। अगर लेक्चर्स नहीं देख रहे हैं, नहीं पता है कि आपको लेक्चर्स हमारे चल रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, फटाफट वहां से नंबर निकालो, मैसेज करो और आपको पूरा बैच मिल जाएगा। पूरा साइंस, साइंस पूरा नहीं, फिजिक्स कंप्लीटेड मिल जाएगा, मैथमेटिक्स कंप्लीटेड मिल जाएगा, और कंप्यूटर का आईटी सेशन कंप्लीट मिल जाएगा, ठीक है। सो फटाफट रीच आउट करो और पढ़ना स्टार्ट करो। देखते हैं कि कितना पढ़ा है हम लोगों ने, सारा कुछ कवर कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, और क्या फर्क आया है, क्या डिफरेंटेड है, कैसे क्वेश्चन आगे रखे गए हैं, कॉन्सेप्ट कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है इस पर्टिकुलर सिंपल पेपर में। सो लेट्स फिगर इट आउट, ठीक है। सो क्या यहाँ पे सिंपल पेपर ऑलरेडी क्लियर है, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिया गया। इंस्ट्रक्शन कह रहा है कि दिस क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट 39 क्वेश्चन, 39 टोटल क्वेश्चन है, 3 सेक्शंस हैं, 39 क्वेश्चन है और 3 सेक्शंस है। सेक्शन ए फॉर बायोलॉजी, सेक्शन बी फॉर केमिस्ट्री एंड सेक्शन सी फॉर फिजिक्स, ठीक है ना। यानी कि हमें सेक्शन सी पे फोकस करना है। ये अच्छा काम कर दिया इन्होंने। इसके पहले क्या होता था कि कंबाइन चीज आती थी, एक जगह पे तो होती थी लेकिन कंबाइन होता था, ऐसा कुछ सेक्शन डिवाइड नहीं हुआ करते थे। तो यहाँ पर सेक्शन डिवाइड करके इन्होंने क्लियर कर दिया कि सेक्शन ए आपका बायो है, सेक्शन बी आपका केमिस्ट्री और सेक्शन सी आपका क्या फिजिक्स है। तो ये चीजें बिल्कुल साफ साफ हो गई कि हमें सिर्फ सेक्शन सी को फोकस करना है, ठीक है। तो चलो फिर चलते हैं सेक्शन सी की तरफ, और वहाँ पे क्वेश्चंस पढ़ते हैं, कैसे क्वेश्चंस हैं, कैसे हमें अटेम्प्ट करना है, ठीक है। चलो, सो लेट्स मूव टुवर्ड द सेक्शन नंबर सी। सो आते हैं, हियर इज दैट, हियर इज द सेक्शन नंबर सी इज स्टार्टेड। यहाँ से सेक्शन नंबर सी हमारा स्टार्ट है, ठीक है। और यहाँ से हम क्वेश्चंस को करना स्टार्ट करते हैं कि भाई किस टाइप के क्वेश्चंस हैं हमारे पास, किस तरीके से चीजें यहाँ पर रखी गई हैं। लेट्स फिगर इट आउट, डन ना। सो सेक्शन सी फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। कैसा क्वेश्चन है, पहले एमसीक्यूज होगा, कुछ आपके असर्शन रीजंस होंगे, केस, यानी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। मैंने एक बार बस ऐसा सर्जन देखा था, देख के मुझे तुरंत लगा कि इसकी वीडियो बनानी चाहिए, ठीक है। इस वजह से मैंने इस वीडियो को यहाँ पर लाया हूँ, ताकि मैक्सिमम लोग अवेयर हो सके, और जो लोग प्रिपरेशन अभी कर रहे हैं, जिस लेवल पे प्रिपरेशन कर रहे हैं, उस लेवल से उनको पूरा आपको बूस्टअप करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। नॉट इन दैट कि आप टॉपिक कंप्लीट करो, इन दैट कि जो टॉपिक कंप्लीट करो उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करो। और दिस इज फैक्ट गाइस, ये फैक्ट है, ये करना पड़ेगा। ऑप्शन इसका कोई नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है, कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं। आप क्वेश्चन पढ़ी समझ में आ जाएगा। चलो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, मैंने कि फिजिक्स का क्वेश्चन नंबर 1 समझते हैं। कह रहा है कि अर्नव वाज मेकिंग नोट्स, अर्नव है वो नोट्स बना रहा है, ठीक है ना। एंड ही रोट डाउन द फॉलोइंग स्टेटमेंट, उसमें कुछ नीचे स्टेटमेंट लिखे। फ्रॉम दिस अंडरस्टैंडिंग, फ्रॉम अपना अपने अंडरस्टैंडिंग अकॉर्डिंग रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कर्व सर्फेस, इसमें कुछ स्टेटमेंट्स लिखे। चलो स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं क्या कह रहा है कि कॉनकेव मिरर
कॉनकेव मिरर, मिरर चैप्टर अगर याद होगा तो आपको पता होगा, स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें कॉनकेव होता है, कॉन्वेक्स होता है। कॉनकेव को हम कन्वर्जिंग भी कहते हैं और कॉन्वेक्स को हम डाइवर्जिंग भी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये चीजें हम लोगों ने पढ़ी हुई है, प्रॉपर डिटेल में पढ़ी हुई है। नहीं पढ़ी हो तो अगेन फटाफट डिस्क्रिप्शन पे लिंक से नंबर निकालो और फटाफट अपना रीच आउट करो, आपको ये पूरा लेक्चर मिल जाएगा वहाँ पे। कॉनकेव मिरर कैन प्रोड्यूस बोथ रियल एंड वर्चुअल इमेज। कॉनकेव मिरर दोनों रियल और वर्चुअल इमेज बनाता है डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। बिल्कुल सही बात है। ओके, तो कॉनकेव मिरर के बारे में अगर बताया जाए, आपको समझाया जाए कॉनकेव मिरर क्या है, थोड़ा सा मिरर के बारे में अगर एक्सप्लेन किया जाए तो आपको याद होगा कि हम लोग जब मिरर की बातें करते हैं तो हमारे पास एक इस टाइप का शेप बना होता है, एक इस टाइप का शेप बना होता है। एक देखा होगा कि कुछ इस साइड की तरफ ऐसे लाइन लाइन खींच के साइड कर दिया जाता है और इसको कुछ इधर से कर दिया जाता है, ठीक है ना। आपको ये चीजें याद होंगी। ये इसको कहते हैं, यानी कि जो गड्ढा शेप बना हुआ है तो कहते हैं कॉनकेव, और जो उभरा शेप बना हुआ है तो कहते हैं क्या, कॉन्वेक्स, ठीक है ना। कॉनकेव, केव केव का मतलब क्या है, गुफा, यानी कि केव टाइप का, गड्ढे टाइप का बना होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे कहता है कि जो लाइट आईज, ठीक है ना, और वो फोकल पे चली जाएगी, लाइट आई वो फोकल पे चली जाएगी। तो जहां पे कटा वहां पे हमारा क्या बन गया, इमेज फॉर्म हो गया। और जो इमेज फॉर्म होगा, लाइट एक्चुअली में फॉर्म हो रहा है तो रियल बनाता है और इन्वर्टेड बनाता है, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या आता है, लाइट आती है डाइवर्ट हो जाती है, लाइट आती है डाइवर्ट हो जाती है, और ये कहीं ना कहीं मिलते नजर आते हैं। जहां मिले उसे कहते हैं वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बनाते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज हम लोगों ने ऑलरेडी बहुत डिटेल में समझ रखा है, पढ़ रखा है, ठीक है ना। तो कह रहा है कॉनकेव रियल एंड इमेज बनाएगा और साथ में वर्चुअल बनाता है, डेफिनेटली वर्चुअल भी बनाता है। एक टाइम ऐसा आता है जहाँ पे वर्चुअल भी इमेज क्रिएट करता है, उसके लिए सारे रे डायग्राम को पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कहते हैं, चलो फिर से वापस करते हैं, कह रहा क्या सही बात है, वहां पे ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। फिर कह रहा है कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स यानी कौन सा, उभरा वाला शेप वाला, ऑलवेज प्रोड्यूस रियल इन्वर्टेड इमेज रिकॉर्डलेस ऑफ द पोजिशन। तो कह रहा है भैया नहीं भाई, जो कॉन्वेक्स मिरर है, कॉनकेव रियल और वर्चुअल बनाता है और कॉन्वेक्स हमेशा वर्चुअल बनाता है। कॉन्वेक्स मिरर जो काम है वो हमेशा वर्चुअल बनाता है। तो ये हमारा स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। कह रहा इन बोथ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर द इमेज लोकेशंस कैन बी डिटरमाइंड यूजिंग मिरर फार्मूला। हाँ डेफिनेटली, मिरर फार्मूला का यूज करके ही हम वी यू एफ की बात करते हैं। वी इमेज डिस्टेंस, यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, एफ फोकल लेंथ, ठीक है ना, वेयर एफ इज द फोकल लेंथ। चलो ये तो ऑलरेडी मेंशन किया है। कह रहा चूज फ्रॉम द फॉलोइंग, यानी ये स्टेटमेंट भी सही है। Choose from the following the correct option, the list the correct statement about reflection from the correct surface। कह रहा है कि इसमें से वो चूज करो जो करेक्ट है, ठीक है ना। तो 1 and 3 करेक्ट है, तो क्या ए वाला ऑप्शन सही हुआ, नहीं। क्या 2 वाला सही हुआ, नहीं। क्या सी वाला सही हुआ, नहीं। क्या डी वाला, डेफिनेटली डी वाला करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। तो अब क्या देख रहे हो, ये क्वेश्चंस में डायरेक्ट एक क्वेश्चन पूछ के, एक स्टेटमेंट पूछ के, इसमें ऑप्शंस नहीं दे दिया आपको, इसने 3 स्टेटमेंट पूछे, उसमें से अपनी एनालॉजी आपको यूज करनी है और उसके बाद ऑप्शंस चूज करना है। तो आप समझ रहे हो क्वेश्चन का लेवल क्या है। अब ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ सिलेबस पूछ दिया गया, लेकिन लेवल क्या है आप देख सकते हो। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आपने डिटेल में स्टडी नहीं करी है, तो प्रॉब्लम होगी और आप फंसेंगे आप, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 31। अब 31 में मेंशन कर रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शंस फ्रॉम द फॉलोइंग व्हिच आर एक्सप्लेन फॉर द रीजन अस टू परसीव द डे स्काई एज ब्लू। कह रहा है जो स्काई है ना वो ब्लू कलर का दिखता है, क्यों, रीजन क्या है, ठीक है ना। तो बहुत सिंपल सा रीजन है कि हमें पता है कि व्हाइट लाइट जो आती है, सन से जो व्हाइट लाइट आती है वो स्कैटर्ड हो जाती है, ठीक है ना। यानी कि जो व्हाइट लाइट आती है, जैसे हम लोग प्रिज्म जब पढ़ेंगे, ठीक है, उसमें समझ में आएगा कि जब लाइट को डाला जाएगा तो वो कई पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है ना। जब हम प्रिज्म की बात करते हैं, जैसे हमारा पास सपोज करो कि वी हैव अ प्रिज्म स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ से जो व्हाइट लाइट आती है वो क्या होती है, कई सारे पार्ट में डिवाइड हो जाती है, और जो पार्ट में डिवाइड होती है उसे कहते हैं क्या, विबग्योर, ठीक है। इसे क्या कहता है, विबग्योर कहता है, यानी वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, इस तरीके से हम इसकी बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर होता है और डिसेंडिंग ऑर्डर होता है, दो चीजों का, ठीक है ना, वेवलेंथ का और स्कैटर्ड का, यानी लो वेवलेंथ का। तो जिसकी हाई वेवलेंथ होती है वो कम स्कैटर्ड होते हैं, जिनकी लो वेवलेंथ होती है तो अगेन मैं कह रहा हूँ बहुत डिटेल टॉपिक्स है, ये सारे टॉपिक ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए गए हैं, तो मैं यहाँ पे डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस आपको आंसर बताऊंगा किस तरीके से किए जाएंगे। तो कह रहा है एट सनलाइट पासेस थ्रू एटमॉस्फेयर शॉर्टर वेवलेंथ सच एज ब्लू आर स्कैटर्ड। डेफिनेटली सही बात है, यानी जिसका वेवलेंथ कम होता है वो ज्यादा स्कैटर्ड करते हैं। तो कह सबसे वेवलेंथ कम तो वायलेट का है, तो वायलेट ज्यादा स्कैटर्ड होना चाहिए, इंडिगो स्कैटर्ड होना है, तब जाके ब्लू स्कैटर्ड होना चाहिए। ये बात भी बिल्कुल सही है, लेकिन जो हमारी आईज है, आईज जो है ना वो ब्लू कलर को ज्यादा सेंसिटिव समझती है, ब्लू कलर को ज्यादा अच्छे से अडॉप्ट कर पाती है, इस वजह से मुझे इसका, हमें लोगों को इसका क्या दिखता है, ब्लू कलर का दिखता है, ठीक है ना। तो बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट कहता है कि चलो एक तो सही है तो बाकी तो इनकरेक्ट होने ही होने, ठीक है ना। आते हैं नेक्स्ट बात पे, एसर्शन एंड रीजन पे। एसर्शन रीजन के क्वेश्चंस कैसे हैं।
कह रहा है एसेसन पढ़ते हैं कि अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 26 सेंटीमीटर। एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पर किया गया है, एक कॉन्वेक्स मिरर के सामने प्लेस किया गया है। कॉन्वेक्स मिरर देखिएगा किसकी बात की जा रही है, यहाँ पे मैं ब्लैक कलर यूज करता हूँ, थोड़ा सा वो ज्यादा बेहतर है, ठीक है ना, तो थोड़ा कम रखता हूँ। कह रहा है कॉन्वेक्स मिरर की बात करी गई है। कॉन्वेक्स मतलब ये वाला इस साइड में करने वाला, ठीक है। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज कॉल्ड पोल। तो कह रहा है कि 26 के सामने रख दिया गया ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा गया है। इसका फोकल लेंथ है 26 सेंटीमीटर, इसको हम एफ मानते हैं। ये हमारा क्या फोकल लेंथ क्या दे रहा है, 26 सेंटीमीटर का दे रहा है। कह रहा है कि द इमेज विल नॉट फॉर्म एट इनफाइनाइट। तो इमेज है वो इनफाइनाइट में फॉर्म नहीं होगा। सही बात है, इनफाइनाइट में होगा। क्यों? क्योंकि कॉन्वेक्स की दो ही कंडीशन होते हैं, या तो ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट में होता है, ठीक है ना, वो फोकल लेंथ बन जाता है, और या तो ऑब्जेक्ट मिरर के सामने होता है। जब मिरर के सामने होता है तो ऑब्जेक्ट छोटा बनता है, वर्चुअल एल्ग बनता है, लेकिन डिमिनिश बनता है, छोटा बनता है, इनफाइनाइट पे नहीं बनता, छोटा बनता है। तो ये वाला स्टेटमेंट तो करेक्ट हुआ मेरा, सही है। Therefore, for the above given system, the equation 1 by f is equals to 1 by v is equals to plus 1 plus u, v is infinite। ऐसे लिया जाता है क्या? नहीं भाई, ये बिल्कुल नहीं लिया जाता है, v infinite नहीं लेते हम, ठीक है ना, उसको मानते हैं लेकिन v infinite नहीं लेते, राइट ना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, रॉन्ग हो जाएगा। तो यानी कि स्टेटमेंट ए ट्रू है और आर फॉल्स है। ए ट्रू है, आर फॉल्स है, मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका, सी ऑप्शन सही होगा, ठीक है, क्लियर है, आराम से समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33 कि द एबव इमेज शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज विच इन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है ना भाई, ये कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का एक फॉर्मेशन यहाँ पे मेंशन किया गया, ठीक है ना। आइडेंटिफाई द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, यानी कह रहा है कि ये जो रेक्टेंगल वाला शेप दिया गया ना, ये कैसा है, ये कौन सा शेप है, क्या है भाई, लेंस है, मिरर है, क्या है भाई, बता दो, इसमें बताना पड़ेगा। तो उसको क्या हो रहा है, एक बड़ी सी इमेज है, ठीक है ना, वो इमेज आई, उससे लाइट आई, लाइट आने के बाद क्या हो रही है, डाइवर्ज हो जा रही है। लाइट आने के बाद क्या हो रही है, और डाइवर्ज हो जा रही है। डाइवर्ज होने का मतलब ये डाइवर्जिंग लेंस हुआ। डाइवर्जिंग लेंस का मतलब हुआ कि ये कौन सा लेंस हुआ, कॉनकेव लेंस हुआ। कौन सा लेंस हुआ, कॉनकेव लेंस हुआ, ठीक है ना, डाइवर्ज हो गई, ठीक है ना। अब डाइवर्ज दूसरा भी देख सकते हैं कि डिमिनिश बना रही है, वर्चुअल बना रही है, इरेक्ट बना रही है, तो ये कैसा होगा, कॉनकेव लेंस होगा। समझ में आ गया हमारे, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस है, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ इमेज इज फॉर्म इन दिस केस, ये कैसा इमेज बन रहा है भाई, सीधा बन रहा है, और इरेक्ट बन, मतलब सीधा बन रहा है तो वर्चुअल बन रहा है, तो कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है ना। आप एक्सप्लेन करके लिखोगे, मैं डायरेक्ट आंसर दे रहा हूँ आपको, ताकि आपको समझ में आ जाए क्या चीज हो रही है। फिर बेस्ड ऑन द मेजरमेंट गिवन द इमेज, तो इमेज में मेजरमेंट आप देख रहे हो क्या है, 20 और 10 का, कैलकुलेट द फोकल लेंथ। क्या फोकल लेंथ कैलकुलेट कर सकते हो, कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि भाई लेंस फॉर्मूला लगा दो ना भाई। लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो यहाँ पे क्या गिवन है, u गिवन है, मतलब सॉरी इमेज गिवन है, u की वैल्यू कितनी गिवन है, माइनस में 20। क्यों माइनस में 20, क्योंकि लेफ्ट साइड है। अब v गिवन है, वो कितना है, माइनस में 10। क्यों माइनस में, क्योंकि ये भी लेफ्ट साइड में है। और ये भी याद रखेंगे कि जो हमारा कॉनकेव लेंस होता है उसमें दोनों ही क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं, v एंड u, ठीक है ना। तो यहाँ पर रख दो फटाफट, 1/f इज इक्वल टू 1/v, v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -10 प्लस में 1/20, अरे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से उसको जब सॉल्व कर देंगे तो f इज इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे क्या, 20, ये कट जाएगा तो बच जाएगा यहाँ पे 2, माइनस में यहाँ पे हो जाएगा +1। तो यानी f की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी माइनस में 20, ठीक है ना। फोकल लेंथ कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो ये चीजें समझ में आ गई, ठीक है ना, क्लियर है, आसान है, आसान से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, आराम से कर जाओगे, ठीक है। तो इसको हम लोगों ने समझ लिया किस तरीके से आप करना है। क्या ये कह रहा है कि फॉर यूजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए भी कुछ क्वेश्चन दिए गए, वही पढ़ लेते हैं क्या है यहाँ पे। कह रहा है अंडर व्हाट कंडीशन कैन अ कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म अ वर्चुअल इमेज। कौन सा कंडीशन है कि जो कॉन्वेक्स है वर्चुअल बनाएगा। अरे भाई एक ही कंडीशन है, जब देखो 6 रे डायग्राम है, अगर आपको याद होगा तो, ठीक है ना। पहला कि ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड मतलब इनफाइनाइट पे रखिए, ठीक है ना, तो इमेज कहाँ बनती है, फोकल लेंथ बनती है। दूसरा क्या होता है कि ऑब्जेक्ट को आप कहाँ पर रखिए, ऑब्जेक्ट को रखिए बियॉन्ड सी रखिए, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्ट होता है कि सी और एफ के बीच में बनता है, ठीक है ना। फिर ऑब्जेक्ट को क्या करिए, सी पे रखिए तो इमेज सी पे बनता है। ऑब्जेक्ट क्या करिए, सी और एफ के बीच में रखिए तो बियॉन्ड सी बनता है। ऑब्जेक्ट को सीधे उस पे एफ पे रखिए तो इनफाइनाइट पे बनता है। फिर ऑब्जेक्ट को एफ और पी के बीच में रखिए तो वर्चुअल बनाया जाता है, ठीक है। तो वर्चुअल इमेज के लिए एक ही कंडीशन होता है कि ऑब्जेक्ट को किस में रखो, एफ एंड पी, पी का मतलब पोल, एफ एंड पी के बीच में रखेंगे तो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। कौन, कॉन्वेक्स, सॉरी लेंस की बात कर रहा है तो ओ होगा, पी नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्टिकल के बीच में हो जाएगा। वैसे दोनों सेम ही है, कोई ऐसा इशू नहीं है। व्हाई डज द पीस ऑफ पेपर कैच फायर इफ वी अलाउ सनलाइट टू पास थ्रू अ कॉन्वेक्स लेंस। देखो बहुत सिंपल सी बात है, कह रहा है कि कॉन्वेक्स लेंस अगर है ना, एक लेंस है, ठीक है ना, उस लेंस से सनलाइट को पास कराओ और एक पेज को रख दो। एक लेंस को रखो, सनलाइट को पास करा के एक पेज पे रखो। तो कहानी कुछ ऐसी होती है, अगर देखा जाए तो हमारे पास ये लेंस होता है,
इस लेंस से जो लाइट आई, जितनी भी पैरेलल लाइट आई है, जितनी भी पैरेलल लाइट आई है, वो सब क्या करेंगी, एक जगह पे इकट्ठे हो जाएंगे, एक जगह पे इकट्ठे हो जाएंगे। इसे क्या हम कन्वर्जिंग कर रहे हैं, कन्वर्ज करने की बात हो रही है। तो जब सारी लाइट, जितनी भी लाइट आ रही है लेंस से पास होके, सब एक जगह इकट्ठा हो जा रही है, तो एक जगह इकट्ठा होने की वजह से वो ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेंगी। अच्छा, जाहिर सी बात है, जब बहुत सारी लाइट आएगी एक जगह पे इकट्ठे होकर, ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेंगे। जब ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेंगे तो क्या करेंगे, फायर हो जाएंगे, ठीक है ना, वो जल जाएंगे, जलने लगेगा, ठीक है ना, हीट की वजह से वहाँ क्या होता है, फायर पकड़ लेता है वहाँ पे कागज के ऊपर, ठीक है ना। तो ये सिंपल समझ सकते हैं। फिर कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलते हैं। कह रहा है अटेम्प्ट आइदर ए और बी, तो हम दोनों ही कर देंगे अटेम्प्ट। कह रहा है कि ये एक डायग्राम बना है, फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक सर्किट गिवन इन द फिगर, सॉरी फाइंड आउट द फॉलोइंग इन द इलेक्ट्रिक सर्किट, हमने देख लिया। पहला कह रहा है इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ 2 8 ओम रजिस्टर्स इन द कॉम्बिनेशन। कह रहा है इन दोनों का इफेक्टिव बता दो। भाई देखो क्या है, हमेशा हमेशा सबसे पहले करंट डायग्राम बनाते हैं कि भाई करंट का फ्लो कैसे होगा। तो यहाँ से करंट निकलेगा कुछ इस तरीके से, ठीक है ना, यहाँ पे जाएगा, सपोज करो यहाँ पे आई है, आई तरीके से जाएगा, आई के फॉर्म में ही पहुंचेगा, यहाँ पे पहुंचेगा। यहाँ पे दो ब्रांच डिवाइड है, तो दो ब्रांच डिवाइड हो जाएगा, एक हो जाएगा क्या I1 और एक हो जाएगा क्या I2, ठीक है ना। फिर से यहाँ पे आएगा कंबाइन होके, फिर से आई के फॉर्म में आ जाएंगे और यहाँ से निकल के आई के फॉर्म में यहाँ पे पहुंच जाएंगे। ये करंट डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बहुत सिंपल है। हमेशा जब ब्रांच डिवाइड होता है तो करंट अलग अलग हो जाता है, ब्रांच नहीं होता है तो एक साथ करंट पहुंच जाता है, ठीक है ना। हम लोगों ने सीरीज और पैरेलल में पढ़ रखा है। अगेन तो ऑलरेडी नो, ठीक है ना, कि बैच में ऑलरेडी सब कुछ चीजें कवर कर दी गई है, आराम से आप चाहो तो आके देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि भैया जो ये 8 ओम है ना, उसमें क्या कॉम्बिनेशन होगा। तो देख रहे हैं कि दोनों में करंट अलग अलग है। जब दोनों में करंट अलग अलग है, उसी से बातें पैरेलल होंगे। तो पैरेलल के लिए जब आर इक्विवेलेंट की बात करते हो तो सीधा 1/8 प्लस 1/8 कर देते हैं, है ना, ठीक है ना। मतलब ये बेस सेम है तो 1/r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2/8 यानी 1/4। तो यहाँ से आर पैरेलल की बात कर दिया जाए, मैं आर पैरेलल लिख देता हूँ इसको, आर पैरेलल की बात कर दिया जाए तो वो कितना होगा, 4 ओम हो जाएगा। अरे बस मैंने रैंडम कर रहा हूँ गाइस, इस तरीके से बोर्ड कॉपी नहीं लिखनी है, ठीक है ना, इस तरीके से बोर्ड कॉपी नहीं लिखनी है। आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू किस तरीके से क्या है। अगर इस तरीके से बोर्ड कॉपी लिख दिए तो हो गया, बंटाधार हो जाएगा तुम लोगों का सीधा, ठीक है ना। कह रहा करंट फ्लोइंग थ्रू द 4 ओम रजिस्टर। कह रहा है कि 4 ओम रजिस्टर में करंट कितने फ्लो होंगे। अब भाई देखो यहाँ पे करंट निकला I4 आया, और यहाँ जब इनको कंबाइन करके एक रजिस्टर बना दिया तो वहाँ पे एक सिंगल करंट आएगा। भाई जब ये दोनों ब्रांच हट गए तो क्या बन गया, एक सिंगल रजिस्टर बन गया 4 ओम का, ठीक है। तो ये 4 ओम और ये 4 क्या है, सीरीज में है, दोनों सीरीज में आ जाएंगे, ठीक है ना। तो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात कर दिया जाए, यहाँ से मैं आर इक्विवेलेंट की बात कर दूंगा तो 4 + 4 यानी कितना हो जाएगा, 8 ओम, ठीक है ना, 8 ओम रेजिस्टेंस हो जाएगा। और V कितना है, 8 है, V भी कितना 8 है, तो ओम्स लगा दो, V इक्वल टू क्या, IR। तो यहाँ से जब I की वैल्यू निकालोगे तो V/R, V/8 है, ये दोनों 8 है, तो 1 एम्पियर क्या हो जाएगा, करंट हो जाएगा फ्लो करने वाला। 4 रेजिस्टर से कितना करंट फ्लो करेगा, 1 एम्पियर तो फ्लो करेगा। बात सीधी सी है, सिंपल सी है, करंट है, सिंपल है, ये कंफ्यूजन में कोई बात नहीं है, ठीक है ना। करा यहाँ पे सेक्शन बी को कर दो सॉल्व, ठीक है ना, इसको सॉल्व कर देते हैं। क्या होता है यहाँ पे, सेम कहानी भाई, करंट फ्लो हुआ, यहाँ से मान लो आई निकला, ठीक है ना, यहाँ पे भी आई निकला, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पे क्या हो जाएगा I1, यहाँ पे हो जाएगा I2, फिर से कंबाइन हो जाएगा, यहाँ पे आई हो जाएगा, यहाँ पे आई हो जाएगा, फिर से आई के फॉर्म में निकलेगा और यहाँ से आई में पहुंच जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे डिवाइड होगा, तो इन दोनों में यानी 24 ओम में रजिस्टर, करंट इन 12 ओम रजिस्टर, यानी इसमें करंट निकालना है। तो पहले ये सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/r इज इक्वल टू 1/24 प्लस 1/24, दोनों को ऐड कर दोगे 24 यानी कि 2/24 यानी कि 12 हो जाएगा। आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर पैरेलल सॉरी, और पैरेलल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 ओम। यहाँ पे भी दोनों 12 ओम है, तो टोटल आर यानी आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 12 + 2 यानी कि 24 ओम, 24 ओम हो गया, ठीक है ना। अब कह रहा है करंट बता दो कितना हो जाएगा, करंट कितना जाएगा, करंट कितना जाएगा, करंट जाने के लिए सीधी सी बात है, V = IR, V = IR, I की वैल्यू V/R, V की वैल्यू 6 और R की वैल्यू 24, यानी यहाँ से हो जाएगा 1/4, यानी I की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.25 एम्पियर। कितना सिंपल है गाइस, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट करके दे रहा है, बस सिंपल है लेकिन ट्विस्ट किया जा रहा है, क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमाया जा रहा है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, चीजें क्लियर नहीं है तो कर नहीं पाएंगे आप, समझ लीजिएगा, पहले बता दे रहा हूँ मैं। कह रहा है डिफरेंस इन द रीडिंग ऑफ अमीटर ए एंड 2। कह रहा है ए में कितना रीडिंग आएगा और 2 में कितनी है। भैया यहाँ पे भी आई है, यहाँ पे भी आई है, दोनों में रीडिंग आ जाएगी, सेम आएगी भाई, दोनों में रीडिंग क्या आएगी, 2 0.25 एम्पियर। इज इट ओके, इज इट ओके, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि फॉर वर्चुअल इम्पैक्ट स्टूडेंट्स के लिए भी क्वेश्चन पूछा गया है, उसको भी हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे। कह रहा है यू आर गिवन 4 रजिस्टर ईच हैविंग रेजिस्टेंस आर ओम, 4 रजिस्टर दिया गया, सबको सबकी रेजिस्टेंस 4 आर कर दिया गया, चलो भैया ठीक मान दिया। कह रहा फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम रेजिस्टेंस, मैक्सिमम बताना है और मिनिमम बताना है, दैट कैन मेड
विद दीज 4 रजिस्टर। बहुत सिंपल है, मैक्सिमम रेजिस्टेंस चाहिए तो सबको सीरीज में जोड़ दो, मिनिमम रेजिस्टेंस चाहिए तो सबको पैरेलल में जोड़ दो, बात खत्म। कितना सिंपल है, जितना क्या वो सोचना है। तो क्या है यहाँ पे मैक्सिमम चाहिए, अगर हम कहते हैं भैया हमको मैक्सिमम दे दो, हमको मैक्सिमम दे दो, तो आर मैक्स के लिए कर दोगे क्या, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, यानी सीधा क्या हो जाएगा ये, सीधा क्या हो जाएगा ये 4R। चारों सेम है तो क्या हो जाएगा 4R हो जाएगा। फिर आर मिनिमम के लिए कितना होगा गाइस, आर मिनिमम के लिए कितना हो जाएगा 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r, सारे आर 1 कर देंगे तो 4/r हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा r/4। मैंने डायरेक्ट किया है गाइस, यहाँ पे देख लो, समझा देता हूँ कि आर पैरेलल निकालना है तो 1/r इज इक्वल्स टू 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r। आर क्या ये मिनिमम है, क्या ये मिनिमम है, तो आर मिनिमम की वैल्यू क्या हो जाएगी, सब जुड़ जाएंगे नीचे तो हो जाएगा r/4। सिंपल है क्या, जिससे मिटा दो सबको, खत्म कर दो, चलो गायब। चलिए लेट्स गो, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट क्वेश्चन इज गिवन, द नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 35 से पहले है बी वाला, ठीक है ना, बी समझते हैं। फिर अ कॉपर वायर हैज अ लेंथ L 2 मीटर, भाई लेंथ दिया गया है 2 मीटर का, ठीक है। अ क्रॉस सेक्शनल एरिया A इक्वल टू 0.5 mm स्क्वायर, अच्छा ठीक है। एरिया देखो, किस दिमाग लगा रहे हो, इन्होंने लगाया लेकिन हम लोग समझ गए, क्या समझ गए यहाँ पे, कह रहा है कि भाई लेंथ मीटर में है, ठीक है ना, और एरिया mm में है, तो दोनों अलग अलग है तो हमें सेम करना पड़ेगा, वैल्यू कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। रजिस्टिविटी क्या है, ओम मीटर में तो रहेगा ही, कोई दिक्कत नहीं। सब मीटर में तो ई का है mm में, भैया इनको मीटर में करो ना चेंज, ठीक है, चेंज कर दिया जाएगा। करेक्ट, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कॉपर वायर हैज अ लेंथ L इक्वल टू 2 मीटर, लेंथ L की गिवन है, A गिवन है, L गिवन है, A गिवन है एंड रो गिवन है, L गिवन है, A गिवन है, रो गिवन है। तो हमको पता है भाई साहब एक फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या पता है कि जो रेजिस्टेंस होता है ना वो रो होता है, L होता है और A के बराबर होता है, रो L by A, रो L by A। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। तो अब आते हैं यहाँ पे, एरिया की वैल्यू निकाल दिया जब, तो एरिया कैलकुलेट रेजिस्टेंस निकालना है भाई, ठीक है ना, रो की पता है, ए की वैल्यू को बस मीटर में चेंज करना है, खत्म हो जाएगा। कह रहा वायर मेड ऑफ द सेम मटेरियल हुज लेंथ, अच्छा हाँ एक और बात बतानी है कि भाई साहब अगर सेम मटेरियल लेंथ का लेंथ को ट्वाइस कर दिया जाए तो क्या फर्क आएगा, ट्वाइस द लेंथ ऑफ द वायर बट हैज द हाँ प्रश्न सेम है। कह रहा है कि रेजिस्टेंस कितना फर्क देगा, कितना रेजिस्टेंस का फर्क, रेजिस्टेंस निकालना है, और दूसरा क्या निकालना है कि भैया अगर लेंथ डबल कर दिए ना तो क्या रेजिस्टेंस फर्क बढ़ेगा, भाई डायरेक्ट सी बात है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन तो बढ़ जाएगा। कैसे समझते हैं, तो सबसे पहले एरिया की बात कर लेते हैं। एरिया 0.25 mm का स्क्वायर है, ठीक है, ठीक है ना, ठीक है ना, सॉरी 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 0.5, 0.5 है गाइस, ठीक है। तो चलो 0.5 है तो मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 10 के पावर -3, 10 के पावर 3। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, याद रख लीजिएगा कि 1 mm में 10 टू द पावर -3 मीटर होता है, मिली सेंटी डेसीमीटर, 3 का डिफरेंस है तो 10 टू पावर 3 हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 बार mm है तो 2 बार 10 टू पावर 3, 10 टू पावर 3 एक बार, 10 टू पावर 3 2 बार, तो दोनों को ऐड कर देंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 टू द पावर -3 एक और बार ऐड कर देंगे, तो एरिया इज इक्वल टू 0.5 इज इक्वल टू 10 टू द पावर में -6 हो जाएगा, क्या मीटर स्क्वायर। अब r की वैल्यू निकालो, ठीक है ना। सबसे पहले रो की वैल्यू निकाल लेते हैं, रो कितना है 1.7 इंटू 10 टू द पावर -8, 1.7 इंटू 10 टू द पावर -8, 1.7 इंटू 10 टू द पावर -8 इंटू लेंथ की वैल्यू कितनी दी गई है 2 मीटर, लेंथ की वैल्यू कितनी दी गई है 2 मीटर एंड डिवाइड बाई 0.5 इंटू 10 टू द पावर -6, ठीक है ना। तो इन साहब को हम लोगों को सॉल्व करना है, ठीक है ना, इन साहब को हम लोगों को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो हो जाएगा क्या 3.4, अरे मिट जाओ भाई, मिट जाओ भाई, मिट जाओ, हस्ती मिटा देंगे तुम लोगों की हम, ज़्यादा हो रहा है क्या, कोई बात नहीं सुन लो ध्यान से, ठीक है। 3.4 इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर -8, इन साहब को नीचे को इसको थोड़ा सा पॉइंट को इधर लेके चलेंगे तो 5 कर देते हैं,
इंटू 10⁻⁷ हो जाएगा, -7 ऊपर चला जाएगा तो +7 हो जाएगा। तो 3.4 इंटू 10⁻⁻1 डिवाइड बाई 4, ठीक है, डिवाइड बाई 4 हो जाएगा, सॉरी 5 यार, 5 सो आर इज इक्वल टू यहाँ पे कितना आ जाएगा 0.6, यानी कि यहाँ से देखा जाए तो ये कुछ हो जाएगा 0.34/5, तो 0.68 ओम के आसपास आएगा वैल्यू, ठीक है ना। अब कह रहा है लेंथ को डबल कर दिया जाए, लेंथ को डबल कर दिया जाए, यानी एल को क्या कर दिया उसने, L1 को क्या कर दिया उसने 12 कर दिया, बाकी सब कुछ सेम है, तो क्या हो जाएगा आर इज इक्वल टू रो 2L/A, ठीक है ना, यानी बाकी सब कुछ सेम है। 2 इंटू वो जो हमारा न्यू मतलब R1 कह दूं तो 2 इंटू R1, पिछला R1 निकाला हमने, तो यहाँ पे 2 इंटू 0.68, यानी R1 की वैल्यू हो जाएगी शायद 12, यानी कि वही मतलब ठीक है 1.3 समथिंग के आसपास जो भी आ जाएगा, ठीक है। आसान है, आसान से बहुत आसान सा तरीका है, बस फॉर्मूला है, कैलकुलेशन है, थोड़ा दिमाग लगा के कर दोगे तो हो जाएगा गाइस, कोई बड़ी बात तो नहीं, ठीक है ना। तो चलो हमने ये देख लिया, बी देख लिया, आता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 35, ठीक है। 35 कह रहा है कि द अबव इमेज शोन द करेक्टिव मेजर ऑफ अ पर्टिकुलर डिफेक्ट ऑफ विजन। द अबव इमेज, जो आगे इमेज दिखा रहा है वो कुछ करेक्टिव मेजर्स दिखाएगा, कुछ करेक्टिव चीजों को यहाँ पे मेंशन किया गया, करेक्ट किया गया है। तो कह रहा है आईज में कुछ डिफेक्ट रहा होगा, उसको करेक्ट किया गया। तो भाई हमें साफ साफ दिख रहा है कि ये जो लेंस है, ये कैसा लेंस है, ये है कॉन्वेक्स लेंस। और कॉन्वेक्स लेंस एक ही जगह करेक्ट के लिए यूज किया जाता है, जहां पे डिफेक्ट हो, वो क्या होता है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया जो होता है वहां पे हम यूज करते हैं। तो कह रहा है कौन सा, आइडेंटिफाई द करेक्ट डिफरेंशिएशन इज हाइपरमेट्रोपिया, ड्रॉ अ लेबल ऑफ रेड डायग्राम दैट शोज द डिफेक्ट ऑफ विजन इन द अबव केस। कह रहा है डिफेक्ट को दिखा दो भैया, डिफेक्ट भी दिखा दो, मतलब कैसे कैसे लोग रहते हैं यहाँ पे, डिफेक्ट बताओ, दिखा रहे हैं, दिखा देते हैं, क्या दिक्कत है लोग, ठीक है। तो कह रहा है कि लेंस है, ये कौन सी लेंस है, ये क्रिस्टलाइन लेंस है, आइज की लेंस है। इसके साइड में तो सिलरीज मसल बना दिया, और यहाँ से ऐसे फॉर्म होते हुए हमारा बना दिया आई बॉल। फाइल में गंदा बन रहा है क्योंकि इस पे बनता नहीं है मुझसे, पता नहीं क्या, ठीक है। तो यहाँ से लाइट रोज आएगी, आई 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 आई, यहाँ से लाइट रोज आई 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 आई, ठीक है ना। आने के बाद से ये बेंड करी, यहाँ से बेंड किया। अब बेंड करने के बाद से कहाँ, रेटिना के पीछे बेंड होने लगा, और रेटिना के पीछे बेंड होने लगा, तो पीछे बेंड होने लगा, तो ये डिफेक्ट है, ये डिफेक्ट है किसका, हाइपरमेट्रोपिया का डिफेक्ट है, ठीक है ना। हाइपरमेट्रोपिया का डिफेक्ट है ये, ठीक है ना, ये डिफेक्ट है। क्यों, क्योंकि रेटिना के पीछे बनता है। क्यों होता है डिफेक्ट, क्या होता है, सब कुछ हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है, तो यहाँ पे हम सारा कुछ डिस्कस नहीं कर सकते, ठीक है। तो समझ गया, लेवल डायग्राम भी होगा, ये भी होगा, हम दोनों ने समझ गया, ठीक है ना। तेरा व्हाट इज डिस्पर्सन ऑफ द लाइट, द डिस्पर्सन ऑफ द लाइट बहुत सिंपल सी बात है कि जो व्हाइट लाइट आती है उस व्हाइट लाइट का 7 अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाना। क्यों होता है डिवीजन, क्योंकि हर एक लाइट, हर एक कलर्ड लाइट का जो स्पीड होता है वो अलग अलग होता है। तो इसलिए जब किसी लाइट जो है किसी मीडियम से ट्रेवल करके निकलती है, तो मीडियम से ट्रेवल होने की वजह से रिफ्रैक्शन हो जाता है, और रिफ्रैक्शन होने की वजह से लाइट स्कैटर्ड हो जाती है, यानी कि अलग अलग कंपोनेंट में टूट जाती है। अब जैसा इसका वेवलेंथ होगा उसके अकॉर्डिंग वो ब्रेक होती है। तो वो जो विजुअल हमने अभी देखा था ना स्टार्टिंग में, वही हमारा किसका है, डिस्टॉर्शन का ही रीजन है, ठीक है ना। और ये डायग्राम बनता है प्रिज्म के थ्रू, प्रिज्म के थ्रू सब कुछ शो किया, ठीक है ना। फिर एक्सप्लेन द कंडीशन अंडर विच किस कंडीशन, भाई मीडियम चेंज होने की वजह से, अभी तो बताया हमने, ठीक है ना। फिर गिव वन रीजन दैट कॉज प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया के पीछे क्या रीजन है, देखो 6 टाइप के डिफेक्ट है, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया। मायोपिया क्या होता है, वो जहाँ पे स्लेरिस मसल फिक्स हो जाती है, या फिर आई बॉल क्या हो जाती है, इलोंगेट हो जाती है, तो रेटिना के पहले इमेज बनने लगती है। हाइपरमेट्रोपिया क्या है, रेटिना के बाद इमेज बन जाती है। प्रेसबायोपिया क्या है, ये दोनों कॉम्बिनेशन हो जाता है। क्यों, क्योंकि जो पावर ऑफ एकोमोडेशन होता है आइज का, पावर ऑफ एकोमोडेशन, पावर ऑफ एकोमोडेशन का मतलब क्या है कि आइज को ऑटोमेटिक एडजस्ट होना, जैसे ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होती है ना, तो आइज ऑटोमेटिक एडजस्ट करती है, सिलेरिस मसल के ऊपर नीचे होने की वजह से आइज ऑटोमेटिक क्या कर लेती है, एडजस्ट कर लेती है। तो ये एडजस्टमेंट कम होने लगता है, क्यों, क्योंकि मसल मेमोरी क्या हो जाती है, वीक हो जाती है। मसल मेमोरी वीक होने की वजह से ये एडजस्टमेंट कम होने लगता है, और उस कम होने की वजह से जो डिफेक्ट होता है उसे कहते हैं क्या, प्रेसबायोपिया, ठीक है। तो एज फैक्टर बहुत ज्यादा मैटर करता है, कि ज्यादा जब एज हो जाती है तो इंसान का मसल काम करना बंद हो जाता है। अरे भाई जब एज होती है तो बुढ़े हो जाते हो ना, चल नहीं पाते हो प्रॉपर तरीके से, तो आइज में भी तो मसल ली है, वो भी तो बुढ़ी होगी,
ठीक है ना। गिर रहा है गाइस, मैं सोचने लगा हूँ कि बुद्धि होगी या बुढ़ा होगा। आउट ऑफ सेंस गाइस, आउट ऑफ सेंस थिंग्स इज देयर। ओके गाइस, चलो आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। कह रहा, a student need to make a 0.12 ohm resistor. She has come copper wire of 0.8 mm diameter. Resistivity of copper is that determine the cross sectional area of wire. अरे भाई diameter given है, यानी कि d given है, d 0.8 है, mm है, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया निकाल दीजिए ना यहाँ से। भाई क्या होता है एरिया निकालने का फॉर्मूला, क्या होता है पाई बाई 4 और डी स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ पे रखेंगे तो एरिया निकाल सकते हो इजीली। मैं निकालूंगा नहीं, लेकिन आप निकाल लोगे। एरिया इक्वल हो जाएगा 3.14 डिवाइड बाई 4 इंटू 0.8 का स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ निकालोगे mm में आएगा, उसको मीटर में चेंज कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा, ठीक है। लेट्स गो। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ वायर रिक्वायर्ड। भाई है, ठीक है ना। एक बार एरिया निकल जाएगी तो आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए का फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए का फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ पे आर गिवन है, यहाँ पे रो गिवन है, यहाँ पे ए गिवन है। एल निकालना है तो निकाल लेंगे ना भाई। एल इज इक्वल टू क्या, आर इंटू ए बाई रो, बस निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है ना। मैं कर नहीं रहा हूँ, आपको कर लेना है, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे मैं इनको थोड़ा सा इरेजर लेके इरेज कर देता हूँ थोड़ा, तो जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ पे इन सबको गायब कर दिया जाए। अब आप कहोगे सर पेन आपके हाथ से मैं कैसे इरेज कर रहे हो? तो इरेज कर रहा हूँ माउस से मैं, ठीक है ना। अब इसमें भी कंफ्यूज मत हो जाना कि हैकर सर तो हैकर हो गए। यही होता है, बोर्ड पे जब करो ना तो चीज़ें काफ़ी आसान हो जाती है, और यहाँ पे आसान उतना ही नहीं है, उतना ही कंफ्यूजन। तो गाइस ये वाला क्वेश्चन किया नहीं है मैंने, आपको समझा दिया है। और बहुत सारे क्वेश्चन मैं समझा दूंगा, बस सॉल्व नहीं करूंगा मैं, क्योंकि सॉल्व करूंगा वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है ना। तो बहुत लंबी वीडियो बनाने का टारगेट नहीं था, क्योंकि फोकस ये था कि आपको अवेयर कराना था और क्वेश्चंस दिखाने थे किस टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो जो भी चीज़ें आपस में जो समझ में आ रही हैं उसको मैं फटाफट यहाँ पे बना दे रहा हूँ ताकि आप लोग इजीली समझ जाओ, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं करूंगा, हाँ कुछ एक्सप्लेनेशन पॉइंट होगा तो आई विल एक्सप्लेन ओवर देयर, ठीक है ना। अदरवाइज कुछ खास करने की नीड मेरे पास होगी नहीं, तो मैं बहुत जल्दी इसको सॉल्व करने वाला हूँ। अबे यार मैं इरेज करने में टाइम लगा दूंगा क्या इधर? नेक्स्ट टाइम से ब्लैंक पेपर ही बड़ा से ले लूंगा, दिमाग गाइस दिमाग। चलो क्वेश्चन नंबर 37। मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर शोन इन द गिवन डायग्राम, ठीक है ना। डायग्राम दिया गया है। स्टूडेंट मेक अ स्टेटमेंट दैट द मैग्नेटिक फील्ड एट एक्स इज स्ट्रॉन्गर देन वाई। उसने लिखा कि एक्स पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गर है वाई से। बिल्कुल सही बात है। क्यों है भाई, ऐसा क्यों है? क्योंकि हमें पता है कि क्लोजनेस of magnetic line is directly proportional to the strength, ठीक है ना। क्लोजनेस, अब कह रहा है x ज्यादा क्लोज है, y दूर दूर वाला पार्ट है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सीधी सी बात है कि x में जो स्ट्रेंथ होगी y से ज्यादा होगी, ठीक है ना। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। फिर ऑल्सो रीड्रॉ द डायग्राम एंड मेक द डायरेक्ट भाई हमेशा हमेशा इसको डायग्राम करेंगे। नॉर्थ पोल से साउथ के पोल की तरफ हम क्या बना देंगे, एरोज ड्रॉ कर देंगे भैया, कि एरो होना चाहिए कि नॉर्थ से कहाँ जा रहा है, साउथ की तरफ जा रहा है। डायरेक्शन देना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। चलो समझ गया। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में कह रहा है कि द above image is that of the digital signal lens reflector and DSLR है भाई, ठीक है ना, कैमरा which are used to make the high resolution photograph by professional photographer. The second image of the above two is a schematic diagram of how an image is formed on a sensor of a camera. Based on your understanding of the lens, answer the following question, ठीक है ना। लेंस के अंडरस्टैंडिंग में क्वेश्चन बताना है, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज यूज्ड इन अ DSLR कैमरा शोन इन द इमेज। कैसा लेंस यूज किया जा रहा है? ये वाले लेंस किसको दिखाता है? ये दिखाता है कॉन्वेक्स को, यानी कैसा लेंस हो रहा है यहाँ पे, कॉन्वेक्स लेंस यूज हो रहा है, ठीक है ना। व्हाट टाइप ऑफ इमेज फॉर्म्ड ओवर इमेज, इधर मतलब क्या है, पत्ता है, इधर ग्राउंड है, ऊपर ग्राउंड है, नीचे पत्ता है, तो उल्टा बन गया ना भाई, उल्टा बन गया, यानी कौन सा इमेज बन रहा है, रियल एंड इमोटेड, ठीक है ना। फिर a photographer is use a DSLR camera with the lens of focal length f is equals to 50 mm, ठीक है ना। f की वैल्यू दी गई है 50 mm। DSLR कैमरा कॉन्वेक्स की बात करी गई है, तो पॉजिटिव होता है, उससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। टू मेक अ क्लोजअप फोटोग्राफ ऑफ द स्मॉल ऑब्जेक्ट, द लेंस प्रोजेक्ट an image onto a camera sensor that is located 60 mm behind the lens.
60 mm पे हैंडल है, ठीक है ना। यानी v की वैल्यू गिवन है, f की वैल्यू गिवन है, कैलकुलेट द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी u की वैल्यू निकालनी है। तो भाई देखो लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है ना। f की वैल्यू गिवन है, f की वैल्यू कितनी गिवन है, f इज इक्वल टू गिवन है कि हमारे पास 50 mm है, ठीक है ना। फिर कह रहा है कि v की वैल्यू कितनी गिवन है, v की वैल्यू कितनी गिवन है, 60 mm, ठीक है ना। f की पता है, v की पता है, u की वैल्यू निकाल लेंगे ना यार, ठीक है ना। u की वैल्यू इधर लग दो, यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ से 1/u 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है ना। u निकालना है तो 1/u कर दिया इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/f, ठीक है ना। तो 1/v, v की वैल्यू कितनी हमने निकाली अभी, v की वैल्यू कितनी 60 थी, f की वैल्यू 50 थी, तो 1/60 माइनस 1/50, तो 1/u इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर मतलब एलसीएम ले लेंगे, 60 और 50 का एलसीएम ले लेंगे यानी 300 होगा। ये कितने टाइम में चला जाएगा, ठीक है ना, 5 टाइम में। ये कितने टाइम में चला जाएगा, 6 टाइम में, ठीक है ना। इतना हो जाएगा यानी 1/u इज इक्वल टू माइनस 1/300, तो u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस 300 mm, माइनस 300 mm, 300 mm यानी इसका 300 आ जाएगा माइनस में, ठीक है, इजी है। अच्छा और करके भी कह रहा है कि कैमरा टू मेक द पिक्चर्स ऑफ द फ्लावर इज पोजीशन 150 अवे फ्रॉम अ कैमरा लेंस, v की वैल्यू गिवन है, एक्चुअल हाइट ऑफ द फ्लावर इज दिस, एक्चुअल हाइट है यानी कि ho की वैल्यू गिवन है 80 सेंटीमीटर, इमेज है यानी कि hi की वैल्यू कितनी है 20 सेंटीमीटर, सॉरी mm है, 20 mm क्या होगा, hi की वैल्यू क्या है, इन्वर्टेड बनती है तो नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है ना। कैलकुलेट द फोकल लेंथ, f की वैल्यू निकालनी है। अब f निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, v चाहिए, u चाहिए, तो यहाँ से hi अपॉन ho करके यहाँ से आप क्या कर दोगे, hi अपॉन में ho इज इक्वल टू v बाई u, ऐसे होता है ये दोनों, ठीक है ना। hi की वैल्यू रख दिया और v की वैल्यू रख दिया तो निकाल लेंगे। hi की वैल्यू क्या होती है यहाँ पे, hi की वैल्यू कितनी गिवन है, -20 अपॉन में 80 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v बाई u, तो यहाँ से कट जाएगा, यहाँ से 4 हो जाएगा, यानी इसको हम कह सकते हैं यहाँ से हम कह सकते हैं कि v बाई u इज इक्वल टू -1/4, और यहाँ से हम कह सकते हैं कि u इज इक्वल टू -4v, ठीक है, आराम से निकल जाएगा। तो u और v में रेशो निकल गया। f में यहाँ पे एक वैल्यू गिवन है कि फ्लावर इज पोजीशन इतना फीट अवे, यानी फ्लावर का पोजीशन दिया गया, यानी कि u की वैल्यू गिवन है -150, जो कि वैल्यू -150 है, ठीक है, वहाँ से निकाल लेंगे, निकल जाएगा, ठीक है ना, आराम से निकाल लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, Angelina worked as an apprentice in a factory where flashlight and solar cooker are made. She learned to make a circuit, the design of the light box and the light concentrated of the solar cooker as well. She learned the use of lenses in making all those tools based on your understanding of lens and answer the following question. देखो क्वेश्चन देख रहे हो गाइस, क्वेश्चन किस लेवल से पूछे जा रहे हैं, केस बेस्ड क्वेश्चन है, एक सिचुएशन दे दिया, उस रियल लाइफ में चीजों को ऑब्जर्व करनी है। कह रहा व्हाट काइंड ऑफ लेंसेज आर यूज्ड इन द फ्लैश लाइट, फ्लैश लाइट में कौन से लेंस यूज किए जाते हैं, फ्लैश लाइट में कौन से लेंस यूज किए जाते हैं। तो फ्लैश लाइट में क्या चाहिए मुझे, क्या फोटो खींचने के लिए, मतलब फोटो खींचने के लिए, मतलब कहीं भी फ्लैश लाइट आप जला रहे हो तो चाहोगे कि लाइट ज्यादा फैले, ज्यादा दूर तक जाए, ज्यादा फैलने के लिए क्या चाहिए मुझे, डाइवर्जन चाहिए। तो डाइवर्जन के लिए हम कैसा मिरर या लेंस यूज करेंगे, कौन पूछ रहा है, लेंस पूछ रहा है, तो फ्लैश लाइट के लिए जो डाइवर्ज कर दे, डाइवर्ज कौन सा कर देता है, हमारा केव कर देता है, ठीक है ना। और लाइट कॉन्सेंट्रेट कौन करेगा, कॉन्वेक्स कर देगा। तो फ्लैश लाइट के लिए केव लगेगा, और लाइट कॉन्सेंट्रेशन सोलर कूकर के लिए क्या लगेगा, कॉनकेव लग जाएगा, कॉन्वेक्स लग जाएगा। समझ गया ना गाइस, फ्लैश लाइट के लिए क्या लग जाएगा, कॉनकेव, और लाइट कॉन्सेंट्रेट सोलर कूकर के लिए क्या लग जाएगा, कॉन्वेक्स, ठीक है ना। क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि भाई फ्लैश लाइट को मुझे स्कैटर्ड करना है, मुझे डाइवर्ज करना है, मुझे फैलाना है, और कुकर के लिए मुझे एक जगह इकट्ठा करना है। तो इकट्ठा करने के लिए कन्वर्ज करते हैं, फैलाने के लिए डाइवर्ज करते हैं, बात खत्म, ठीक है। Attempt C and D. An object is placed 40 centimeter away in a lens which is normally used by the solar cooker. The image formed in a twice, the image formed is at twice, यानी कि m की वैल्यू गिवन है 2,
एम की वैल्यू गिवन का मतलब क्या है कि v बाई यू इज इक्वल टू 2, यानी v इज इक्वल टू 2u। फोकल लेंथ निकालना है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्लेस किया गया है, u की वैल्यू कितनी है माइनस में 40, ठीक है। यहाँ से v की वैल्यू निकालने के लिए 2 इंटू यू कर देंगे, u की वैल्यू 40 है तो यहाँ से v की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस 80। अब इन दोनों का रख के आपकी वैल्यू निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। An object is placed 20 centimeter in a front of a lens which is used in a flashlight and the image is formed 10 centimeter away from the lens on the same side as the object. Calculate the focal length of the lens. आगे नहीं कह रहा है कि ऑब्जेक्ट प्लेस किया गया है यानी u की वैल्यू गिवन है, फ्लैशलाइट 10 सेंटीमीटर, इमेज इज फॉर्म्ड यानी v की वैल्यू गिवन है, फोकल लेंथ f निकालना है। अरे u गिवन है, v गिवन है, f निकल जाएगा, ठीक है ना, कोई इश्यूज तो है नहीं, ठीक है ना, आराम से कट जाएंगे, कोई सी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अभी एक वीडियो काफ़ी बड़ी हो रही है तो मैं बहुत जल्दी से इसको कंप्लीट कर रहा हूँ, ठीक है। अगेन एक सर्किट डायग्राम में यहाँ पे चीज सॉल्व करनी है। कह रहा है कि द अरेंजमेंट इज गिवन इज दिस, द पावर डिसिपेशन इन दैट द 100 ओम, यानी कि ये जो वाला है ये कितना पावर डिसिपेट करेगा, मतलब 81 वॉट डिसिपेट करेगा। करंट इन द सर्किट, इस सर्किट में करंट कितना आएगा, ठीक है। यहाँ से करंट डिस्ट्रीब्यूशन का अगेन निकाल दीजिए, यहाँ से करंट आएगा, यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होगा, यहाँ पे चला जाएगा, तो सर्किट कितना करंट डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो पहले इनका करंट निकाल लेते हैं, ठीक है, फिर इनका करंट निकाल लेंगे। तो करंट निकालने के लिए पहले इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। 25-25 ओम है कि हमारे, ठीक है ना, ये दोनों पैरेलल में 25-25 और दोनों क्या हमारे पैरेलल में। पैरेलल में होने का मतलब क्या हो गया कि R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2/25 या 25/2 हो जाएगा, है ना, यानी R की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12.5, ठीक है। 100 और 12.5 दोनों क्या हमारे सीरीज में जाएंगे। तो करंट निकालने के लिए पहले इसका करंट निकाल लो, फिर इसका करंट निकाल लो, काम हो जाएगा, ठीक है ना। तो करंट निकाल लेते हैं, v की वैल्यू v की वैल्यू क्या नहीं, अच्छा हाँ, आगे v और v निकालने हैं, ठीक है। अच्छा हाँ, पावर गिवन है गाइस, पावर गिवन है तो मतलब क्या लगा लेंगे, आई स्क्वायर आर लगा लेंगे, ठीक है ना। पावर गिवन है आई स्क्वायर आर की वैल्यू हमने निकाल ली, कितना हमारा 100 ऑलरेडी है, पावर 81 है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से आई स्क्वायर इज इक्वल टू पावर की वैल्यू कितनी हमारे पास 81 डिवाइड बाई आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100, तो आई की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट में इतना, तो 9/10, तो यहाँ से आई की वैल्यू निकाल देंगे, कितना हो जाएगा 0.9 एम्पियर। इजी है ना गाइस, ठीक है ना, 9 निकल जाएगा। तो भाई करंट सर्किट में कितना जाएगा 0.9 जाएगा। सेम तरीके से V2 और V1 निकालना है तो V इक्वल टू आई आर यहाँ लगा देंगे, V इक्वल टू आई आर यहाँ पे लगा देंगे, दोनों से सॉल्व कर लेंगे, काम खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे कह रहा है एन इलेक्ट्रिक हीटर कंसिस्ट ऑफ 3 सिमिलर हीटिंग एलिमेंट A B C connected as shown in the figure. Each heating element is rated as 1.2 kilowatt, 0.40 watt volt and has a constant resistance switch is given। बहुत सारी चीजें गिवन है, ठीक है ना, चलो समझते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। कि द सर्किट इज कनेक्टेड विद सप्लाई, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ वन हीटिंग एलिमेंट। रेजिस्टेंस निकालना एक हीटिंग एलिमेंट का निकालना, एक हीटिंग एलिमेंट निकालने के लिए हमें क्या गिवन है, पावर गिवन है और वोल्ट गिवन है। पावर गिवन और वोल्ट गिवन है। पावर कितना गिवन है 1.2 किलोवाट का मतलब क्या है 1200 वाट गिवन है, और V का मतलब गिवन है कितना 240 वाट, ठीक है ना। R निकालना है, ठीक है ना, P V या R निकालना है तो क्या लगा सकते हैं P इक्वल्स टू V स्क्वायर R, गलत है क्या ये गाइस, क्या होता है P इक्वल्स टू V इंटू I, ठीक है ना। I की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, अच्छा V स्क्वायर बाई R होता है, सॉरी एक्चुअली भूल गया था अपन को, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा P इक्वल्स टू V स्क्वायर बाई R कर दो, हमें R निकालना है तो V स्क्वायर बाई P हो जाएगा, तो V स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 240 इंटू 240 अपॉन P का मतलब कितना हो जाएगा 1200, यहाँ से जीरो ही खत्म, यहाँ से जीरो खत्म, 12×24, यानी R की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 48 ओम, ठीक है। तो एक रेजिस्टेंस यानी एक हीटिंग एलिमेंट का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 48, कितना सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। कैलकुलेट द करंट इन ईच रजिस्टर व्हेन S1 एंड S3 आर क्लोज्ड। S1 और S3 यानी ये क्लोज कर दिया गया, ये क्लोज कर दिया, ये ओपन रह गया, ओपन रहने का मतलब इसमें करंट फ्लो होगा नहीं, तो ये वाले सर्किट को अगर निगलेक्ट माना जाए तो सर्किट कुछ ये तीन फॉर्म होगी। यहाँ पे तीन फॉर्म होने का मतलब कह रहा है कि करंट बता दो किसमें करंट, यानी कि यहाँ पे C में करंट बता दो। C में करंट बताने के लिए R ऑलरेडी पता है, B ऑलरेडी पता है, तो क्या हो जाएगा V इक्वल्स टू आई आर, V इक्वल्स टू आई आर, I इक्वल्स टू V बाई आर, V बाई आर, तो I इक्वल्स टू V की वैल्यू कितनी हमारे पास है 240, R की वैल्यू कितनी है 48, इसे सॉल्व कर देंगे कितना आ जाएगा 540 740, ठीक है ना 5, यानी I की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 5।
आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 एमपीओ, किसमें सी में, ठीक है ना। ए और बी में निकालने के लिए दोनों में सेम तरीके से प्रोसेस होंगी चीजें, ठीक है, सेम करंट निकल जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से करंट जाएगा, यहाँ से करंट जाएगा, ये ओपन है, इसमें तो जाएगा ना, सीधा सीधा एक बस कर जाएगा। तो ए और बी में जो करंट होगा बिल्कुल सेम जाने वाला होगा, ठीक है ना। तो ए और बी दोनों का रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं, दोनों सीरीज में है, तो कितना हो जाएगा 48 48 96 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा करंट इन ए, करंट इन ए कितना हो जाएगा, वही बी के बराबर होगा, करंट इन बी, ये दोनों बराबर होंगे, कितना हो जाएगा 240 और डिवाइड 48 48 यानी कितना हो जाएगा 96, यानी कि इसको सॉल्व किया जाएगा तो कितना आ जाएगा ये 2.5 एम्पियर, ठीक है, ये 5 एम्पियर हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा। कैलकुलेट द पावर डिसिपेटेड इलेक्ट्रॉन्स फॉर ए व्हेन S1 S2, यानी कह रहा है तीनों क्लोज हो जाओ तो ए कितना पावर देगा, ठीक है ना, पावर डेसिपिएटेड बाई ए, ए कितना पावर देगा, एक के पावर के लिए सीधा क्या निकाल लेते हैं, आई स्क्वायर से आर से निकाल लेते हैं, एक पावर के लिए क्या निकाल लेते हैं, आई स्क्वायर आर से निकाल लेते हैं। आई की वैल्यू हमने कितनी निकाली 5 का स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास 48, तो यहाँ से जो भी आएगी वो पी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, क्या हो जाएगा, क्या हाँ हो जाएगा, ठीक है ना। ये लास्ट क्वेश्चन आप पे छोड़ता हूँ तो उसको करिएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से मतलब पर्पज क्या था बताने का, पर ये था कि सैंपल पेपर को आप देखोगे आपको समझ आ जाएगा ना यार कि किस तरीके से चीजें दिखाई गई हैं, किस तरीके से आपको फोकस करके दी गई हैं। क्वेश्चंस का लेवल देखिए, क्वेश्चंस का लेवल टोटली डिफरेंट, तो हमें तैयारी इस लेवल पे करनी पड़ेगी, हमें अपने आप को और अपग्रेड करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो चीजें गड़बड़ हो जाएंगे और हम बिल्कुल लैग करके पीछे हो जाने वाले होंगे, ठीक है ना। तो कोशिश करेंगे कि अच्छे से इसको कवर अप किया जाए ताकि हर तैयारी आपको बहुत प्रॉपर तरीके से और अच्छे तरीके से कंप्लीट किया जाए, ठीक है ना। अगेन अगर आपको चाहिए कि कंप्लीट लेक्चर चाहिए, कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए, कैसे कैसे टॉपिक एक्सप्लेन किया गया, तो फटाफट आप डिस्क्रिप्शन पे जाकर लिंक से नंबर देखो, नंबर देख के आप व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट करो, कॉन्टेक्ट करने के बाद से फटाफट आप अपना बैच ले सकते हो, ताकि वहाँ पे सारे वीडियो लेक्चर ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, बच्चे क्लासेस ले रहे हैं, असाइनमेंट एवरीथिंग यू विल गेट ओवर दिस, द नोट, द असाइनमेंट, दैट लेक्चर, एवरीथिंग यू विल गेट ओवर, ठीक है। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ जो अभी ये सैंपल पेपर नहीं देखे हैं और इसका सोल्यूशन नहीं देखे हैं, उनके साथ शेयर करो ताकि सबको आइडिया लग जाए कि कैसा सैंपल पेपर आता है और उनको तैयारी थोड़ी सी अपडेट करनी पड़ेगी, पिछले साल जैसे नहीं होने वाला, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं सेम तरीके से नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस तरीके की और वीडियोज लाऊंगा, मैथ के IQs करने हम लोग, सॉरी मैथ का भी सैंपल पेपर करना है और बहुत सारे IQs करने हैं, पिछले साल के भी सैंपल पेपर हम लोग करेंगे क्योंकि क्वेश्चन थोड़े से वहाँ से उठाए जाएंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।